सबसे पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे। यूजुअली हम सोचते हैं कि एंशिएंट सोसाइटीज सिंपल थीं, बट हड़प्पा का लेआउट देखो, ये चीख चीख कर बता रहा है कि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सोशल हायरार्की एग्जिस्ट करती थी। इसे हम अर्बन हायरार्की कहते हैं। शहर सिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट में सिटाडल और ईस्ट में लोअर टाउन। अब सवाल ये है, व्हाई दिस डिवीजन? सिटाडल एक हाई पोडियम यानी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। ये हाइट सिर्फ फ्लड से बचने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल था। जो रूलिंग एलीट या प्रीस्टली क्लास थी, वो फिजिकली और सोशली कॉमनर से ऊपर रहती थी। इसे हम स्पेशियल सेग्रीगेशन कहते हैं। मतलब आप कहाँ रहते हैं, वो डिसाइड करता है कि सोसाइटी में आपकी पावर क्या है। सिटाडेल के चारों तरफ फोर्टिफाइड वॉल्स थीं, जो कॉमन पब्लिक को एलीट एरिया से दूर रखती थीं। अब ईस्ट साइड देखो, लोअर टाउन। यहाँ ग्रिड लेआउट में रेसिडेंशियल हाउसेस हैं, जहाँ मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और कॉमन लोग रहते थे। ये क्लियर एविडेंस है एक सोशल ग्रेडियंट का। लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी सिर्फ रहने तक सीमित थी? नहीं, इम्फैटिक। हम जब बरियल एनालिसिस करते हैं तो पिक्चर और क्लियर होती है। आर्कियोलॉजी में हम ग्रेव्स को टाइम कैप्सूल्स मानते हैं। अगर किसी सोसाइटी में सब बराबर हैं तो सबकी ग्रेव सेम होनी चाहिए। पर यहाँ स्टेटस वेरिएंस दिखता है। हड़प्पन बरियल्स में मैसिव वेल्थ, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स में गोल्ड तो नहीं मिलती, लेकिन रिलेटिव वेल्थ जरूर है। कुछ ग्रेव्स में हमें फेयांस के बीड्स और गोल्ड मिलता है। फेयांस एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनता था, इसलिए वो रेयर और एलीट यूज के लिए था। दूसरी तरफ ज्यादातर ग्रेव्स में सिर्फ पॉटरी या शेल बैंगल्स मिलती हैं, जो यूनिवर्सल या कॉमन यूज की चीजें थी। अगर किसी के पास कैश रिसोर्सेज, लग्जरी गुड्स का एक्सेस है और किसी के पास सिर्फ बेसिक यूटिलिटीज हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वहां इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन था। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्लास डिस्टिंक्शन का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो बिल्डिंग्स की हाइट से लेकर कब्र की गहराई तक हड़प्पन सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की फॉलो करती थी, जहां पावर और वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं हड़प्पन लोगों के बिलीफ सिस्टम की तरफ। सिंस हम उनकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, हमें उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझने के लिए आइकॉनोग्राफी, इमेजेस या सिंबल्स और मटेरियल रिमेन्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है पशुपति सील। इस सील को ध्यान से देखो। सेंटर में एक मेल फिगर है जो योगिक पोस्चर में बैठा है। इसके तीन फेसेस त्रिमुखा दिखाए गए हैं और ये एनिमल्स से घिरा हुआ है: एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। जॉन मार्शल ने इसे प्रोटो शिवा आइडेंटिफाई किया था। वाई प्रोटो शिवा? क्योंकि बाद में हिंदुइज्म में शिवा को पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, और योगीश्वरा, लॉर्ड ऑफ योगा कहा गया। ये सील दिखाती है कि योगा और मेडिटेशन की रूट्स हड़प्पन कल्चर में कितनी डीप थीं। ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन है। लेकिन रिलीजन सिर्फ मेल डीटी तक लिमिटेड नहीं था। हमने बहुत सारी टेराकोटा फिगरीन्स पाई हैं जो सेमी न्यूड विमेन की है विद इलैबोरेट हेडगियर्स। ये इंडिकेट करता है मदर गॉडेस की वर्शिप। एंशिएंट सोसाइटीज एग्रेरियन थीं, खेती पर निर्भर, इसलिए फर्टिलिटी उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। धरती, अर्थ को मदर मानना और उसकी फर्टिलिटी की पूजा करना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इसी कॉन्टेक्स्ट में लिंगम यानी फैलिस और योनी स्टोन्स की वर्शिप को भी देखा जाता है, जो रीजनरेशन और लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हड़प्पन्स नेचर को डिवाइन मानते थे, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं। सील्स पर पीपल ट्री का डिपिक्शन और उसके अंदर डीटी का होना या हम्प्ड बुल की इंपॉर्टेंस ये बताता है कि वो नेचर की फोर्सेस की रिस्पेक्ट करते थे। और सुनो, सिर्फ मूर्ति पूजन नहीं था, फायर ऑल्टर्स यानी हवन कुंड भी मिले हैं, खासकर कालीबंगन और लोथल में। ये सजेस्ट करता है कि वहाँ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस या सैक्रिफाइसेस होते थे। फायर एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमंस और गॉड्स के बीच का मीडिएटर मानी गई है। तो अगर हम कनेक्ट करें तो हड़प्पन रिलीजन एक मिक्स था: फर्टिलिटी कल्ट्स, नेचर वर्शिप यानी एनिमिज्म, और रिचुअलिस्टिक फायर सैक्रिफाइसेस का। ये बिलीफ सिस्टम्स आइसोलेटेड नहीं थे, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स रिलीजियस स्ट्रक्चर का हिस्सा थे जो सोसाइटी को बाइंड करता था। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? अब बात करते हैं हड़प्पन्स के कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी सिस्टम की। किसी भी अर्बन सिविलाइजेशन को चलाने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी होती है। यहाँ रोल आता है सील्स का। ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्टीटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन की सील्स सिर्फ आर्ट पीसेस नहीं थीं, ये कमर्शियल टूल्स थीं। इमेजिन करो, एक मर्चेंट को अपना सामान मेसोपोटामिया भेजना है। वो सैक या बोर के मुंह पर गीली मिट्टी लगाएगा और उस पर अपनी सील प्रेस कर देगा।
अगर सील इंटैक्ट है तो मतलब सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये मॉडर्न डे डिजिटल सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन मार्क जैसा काम करती थी। हर सील पर एक एनिमल मोटिफ जैसे यूनिकॉर्न और कुछ स्क्रिप्ट होती थी जो शायद ओनर का नाम या टाइटल बताती थी। लेकिन सबसे बड़ा पजल है उनकी स्क्रिप्ट। आज तक हम इसे डिसाइफर यानी पढ़ नहीं पाए हैं। इसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं। पहली बात, ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिक नहीं है जैसे ABC, बल्कि ये लोगो सिलेबिक है। मतलब हर साइन किसी वर्ड या सिलेबल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये टेक्स्ट्स बहुत शॉर्ट हैं। एवरेज इंस्क्रिप्शन में सिर्फ 5 से 26 साइंस हैं। लॉन्गेस्ट धोलावीरा साइन बोर्ड पर है। इतने छोटे सैंपल से लैंग्वेज डिकोड करना मुश्किल है। ताला तो है पर चाबी नहीं। इजिप्ट की हायरोग्लिफ्स इसलिए पढ़ी गई क्योंकि वहां रोजेटा स्टोन मिला था, जिस पे सेम टेक्स्ट ग्रीक यानी नोन और इजिप्शियन यानी अननोन में लिखा था। हड़प्पा के लिए हमारे पास कोई बाइलिंगुअल की नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज उनकी लिखने की स्टाइल थी, बूस्ट्रोफिडॉन। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर लॉजिक सिंपल है। जैसे खेत में बैल हल चलाता है, एक लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लाइन लेफ्ट टू राइट टर्न करती है। सील्स पर हम देखते हैं कि लेटर्स लेफ्ट साइड में क्रैम्प यानी भिड़ गए हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने राइट से लिखना शुरू किया और लेफ्ट में जगह कम पड़ गई। ये स्पेशल कंप्रेशन हमें उनकी राइटिंग डायरेक्शन का प्रूफ देता है। स्क्रिप्ट के सिंबल सील्स के अलावा कॉपर टूल्स, जार रिम्स और ज्वेलरी पर भी मिले हैं, जो बताता है कि लिटरेसी शायद सिर्फ एलीट तक लिमिटेड नहीं थी, या कम से कम सिंबल्स का विजुअल रिकग्निशन कॉमन था। जब तक ये स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड डेडलॉक में है, हम हड़प्पन्स की एग्जैक्ट लैंग्वेज और इंटरनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो अभी खुलना बाकी है। क्लियर है? सिविलाइजेशन का लेवल सिर्फ बिल्डिंग्स से नहीं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट से भी नापा जाता है। हड़प्पन्स मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में एक्सपर्ट्स थे। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, सीर परद्यू। इस प्रोसेस को समझो। पहले वैक्स यानी मोम का एक मॉडल बनाया जाता था, फिर उस पर मिट्टी यानी क्ले की कोटिंग करके सुखाया जाता था। जब इसे गर्म करते तो वैक्स पिघलकर बाहर निकल जाता, लॉस्ट वैक्स, और अंदर एक खोखला हॉलो मोल्ड बचता। फिर उसमें पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाला जाता। रिजल्ट, डांसिंग गर्ल जैसी मास्टरपीस। इस छोटी सी मूर्ति का पोस्चर देखो, त्रिभंगा पोज, बॉडी बेंट एट 3 प्लेसेस। ये फ्लूइडिटी और मूवमेंट को कैप्चर करना उस जमाने में एक टेक्निकल मार्वल था। ये दिखाता है कि उन्हें केमिस्ट्री और हीट कंट्रोल की डीप नॉलेज थी। दूसरी तरफ स्टोन कार्विंग देखो, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहेंजोदारो। ये सोप स्टोन यानी स्टीएटाइट से बना है। इसकी डिटेल्स नोट करो, ट्रिम्ड बियर्ड, हेडबैंड और आर्म पर ट्रेफॉइल पैटर्न यानी 3 पट्टियां। ये पैटर्न मेसोपोटामिया में भी कॉमन था, जो कल्चरल एक्सचेंज या इन्फ्लुएंस को सजेस्ट करता है। इसकी आंखें आधी बंद हैं, मेडिटेटिव स्टेट, जो शायद किसी रिलीजियस अथॉरिटी को दर्शाता है। स्टोन कार्विंग में सब्ट्रैक्टिव मेथड यूज होता है, यानी मटेरियल हटाना, जबकि ब्रॉन्ज कास्टिंग में एडिटिव, मोल्ड भरना। हड़प्पन्स दोनों में माहिर थे, लेकिन आर्ट में भी हमें हायरार्की दिखती है। एक तरफ एलीट आर्ट है, जैसे सील्स और ब्रॉन्ज स्टोन स्टैचूज, जो हाईली स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन बनाते थे और जो स्टैंडर्डाइज थीं। दूसरी तरफ फोक आर्ट है, टेराकोटा फिगरीन्स यानी टॉयज, एनिमल्स और कार्ट्स। ये हाथ से बनी होती थीं, क्रूड थीं और कॉमन लोगों के लिए थीं। टेराकोटा की अबंडेंस बताती है कि आर्ट सिर्फ रिच लोगों के लिए रिजर्व नहीं था। कार्ट्स और प्लाउज के टॉयज बताते हैं कि असली जिंदगी में ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। आर्ट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, ये उस वक्त की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और सोशल कंजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। जैसे आज ब्रांडेड आइटम्स और लोकल आइटम्स में फर्क होता है, वैसा ही वहां एलीट वर्सेस फोक आर्ट में था। मेक सेंस? अब हम हड़प्पन इकोनॉमी की बैकबोन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को गहराई से समझेंगे। किसी भी चीज को मास प्रोड्यूस करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। पॉटरी को ही ले लो। हड़प्पन पॉटरी मोस्टली व्हील मेड थी, हाथ से बनी हुई नहीं। वाई व्हील? स्पीड और यूनिफॉर्मिटी के लिए। इनकी खास पहचान थी रेड एंड ब्लैकवेयर, लाल मिट्टी का बर्तन जिस पर काले रंग से डिजाइन्स जैसे कि ज्योमेट्रिक सर्कल्स, पीपल लीव्स या पीकॉक्स पेंट किए जाते थे।
ये डिजाइन्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं थे, ये उनकी कल्चरल वोकैब्युलरी थी। अलग अलग शेप्स जैसे परफोरेटेड जार्स शायद लिकर स्ट्रेन करने के लिए, या डिश ऑन स्टैंड बताते हैं कि उनका फूड कल्चर कॉम्प्लेक्स था। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है उनकी बीड मेकिंग इंडस्ट्री। चन्हू और लोथल स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स थे। इमेजिन करो, पत्थर को तोड़ना, घिसना और उसमें छेद करना, वो भी बिना मॉडर्न ड्रिल के। उन्होंने अर्नेस्टाइट ड्रिल्स डेवलप किए थे। फेयांस बीड्स का प्रोडक्शन तो और भी कॉम्प्लेक्स था। सिलिका यानी सैंड को गम और कलर के साथ मिलाकर हाई टेम्परेचर पर पकाना, ये पॉलीमर केमिस्ट्री का एंशिएंट वर्जन था। ये बीड्स इतने वैल्यूएबल थे कि दूर दूर तक ट्रेड किए जाते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज है स्टैंडर्डाइजेशन। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था, ब्रिक्स का रेशियो हमेशा 1:2:4, यानी हाइट इज टू विड्थ इज टू लेंथ था। चाहे आप हड़प्पा में घर बनाओ या लोथल में, ईंट यानी ब्रिक का साइज सेम मिलेगा। वेट्स भी स्टैंडर्डाइज थे। बाइनरी सिस्टम में 1 2 4 8 12,800। ये यूनिफॉर्मिटी कोइंसिडेंटल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी या स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम था जो इन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करता था। अगर वेट सेम नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे होगा? ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रूफ है कि हड़प्पन इकोनॉमी हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड थी। उन्होंने एफिशिएंसी और कंट्रोल का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था जो उनके कंटेम्पररीज जैसे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन था। बस यही डिसिप्लिन उनकी सक्सेस का राज था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मौत के बाद क्या होता है? हर सिविलाइजेशन का इस पर अलग नजरिया होता है। हड़प्पन फ्यूनररी प्रैक्टिसेस यानी अंत्येष्टि क्रिया हमें उनकी साइकोलॉजी और वर्ल्ड व्यू के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इनका प्राइमरी मेथड था कंप्लीट बेरियल, बॉडी को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सीधा यानी सुपाइन पोजीशन में लिटाकर दफनाना। सिमेट्री R37 हड़प्पा इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये लोग अपने मुर्दों के साथ क्या रखते थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को याद करो, वो अपने फेराओस के साथ माउंटेन्स ऑफ गोल्ड, चैरियट्स और सर्वेंट्स दफनाते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि आफ्टर लाइफ में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रास्ट में हड़प्पन्स का नजरिया बहुत प्रैग्मैटिक यानी व्यावहारिक था। उनकी ग्रेव्स में हमें पॉटरी, कुछ कॉपर मिरर्स, शेल रिंग्स या बीड्स मिलते हैं, लेकिन हैवी वेल्थ यानी मैसिव गोल्ड या ज्वेलरी गायब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब थे, इसका मतलब है कि उनका बिलीफ सिस्टम अलग था। शायद वो मानते थे कि वेल्थ को जिंदा लोगों के काम आना चाहिए, मुर्दों के साथ मिट्टी में दबाने के लिए नहीं। स्कॉलर्स इसे वेल्थ इनहेरिटेंस लॉज से भी जोड़ते हैं कि प्रॉपर्टी अगली जनरेशन को पास ऑन हो जाती थी। हालांकि वेरिएशंस एग्जिस्ट करते थे। कालीबंगन में ब्रिक लाइंड ग्रेव्स मिली हैं जो शायद हायर स्टेटस इंडिकेट करती हैं। कहीं कहीं पॉट बरियल्स भी मिले हैं जहां बॉडी को पहले एक्सपोज किया जाता था और बाद में सिर्फ हड्डियां पॉट में डालकर दफनाई जाती थी। कुछ जगह वुडन कॉफिन्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। ये डाइवर्सिटी बताती है कि रीजनल डिफरेंसेस थे, लेकिन कोर आइडियोलॉजी वही थी, वेल्थ सर्कुलेशन इन लाइफ रादर देन वेल्थ होर्डिंग इन डेथ। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उन्हें मेसोपोटामिया और इजिप्ट से अलग बनाता है। वो आफ्टर लाइफ पर फोकस करने के बजाय प्रेजेंट लाइफ की क्वालिटी पर फोकस करते थे। सिंपल है पर डीप है। इतनी महान सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हू डन इट मिस्ट्री है। पहले एक थियरी बहुत पॉपुलर थी, आर्यन इन्वेजन थियरी। मोर्टिमर व्हीलर ने कहा कि आर्यंस ने आकर हड़प्पन्स को मारा, मैसेकर लेन के स्केलेटन्स का हवाला देकर। उन्होंने इंद्र को पुरंदरा यानी फोर्ट डिस्ट्रॉयर कहा। लेकिन आज साइंस ने इस थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? फोरेंसिक एनालिसिस। जो स्केलेटन्स मिले उन पर कोई वॉर वुंड्स यानी चोट के निशान नहीं थे। वो स्केलेटन्स अलग अलग टाइम पीरियड्स के थे, एक ही वक्त पर हुए मैसेकर के नहीं। मतलब कोई इन्वेजन नहीं हुआ था। इन्वेजन थ्योरी मिथ है। तो असली रीजन क्या था? एविडेंस पॉइंट करता है नेचुरल कैलामिटीज और सिस्टमिक फेलियर की तरफ। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज की। सरस्वती रिवर यानी घग्गर हाकरा का सूख जाना एक मेजर फैक्टर था। टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी अर्थक्वेक्स की वजह से सतलुज और यमुना रिवर्स ने अपना रास्ता बदल लिया और सरस्वती सूख गई। पानी गया तो सिविलाइजेशन गई।
दूसरी तरफ इंडस रिवर में फ्लड्स और कोर्स शिफ्ट्स ने सिटीज को बर्बाद किया। इसके साथ ही इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ। ईंटें पकाने के लिए उन्होंने मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया। जंगल कटे तो मिट्टी ढीली हुई, यानी सॉइल इरोजन, फ्लड्स आए और जमीन बंजर हो गई, यानी सैलिनिटी। वॉल्टर फेयर सर्विस कहते हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर रिसोर्सेज पर इतना बढ़ गया कि कैरिंग कैपेसिटी कोलैप्स हो गई। मॉनसून वीक हो गया, यानी 2000 बीसीई में। ये एक ग्रेजुअल डिक्लाइन था, कोई अचानक हुआ धमाका नहीं। इमेजिन करो एक मशीन जिसके पार्ट्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। पानी की कमी, उपजाऊ जमीन का खत्म होना और ट्रेड का रुक जाना। ये एक मल्टी कॉजल सिस्टमिक फेलियर था। एनवायरनमेंट बदला और हड़प्पन्स अडाप्ट नहीं कर पाए। ये हमें सिखाता है कि क्लाइमेट चेंज सिविलाइजेशंस को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। क्लियर पिक्चर बन रही है? जब हम कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग गायब हो गए या मर गए। इसका सही टेक्निकल टर्म है डी-अर्बनाइजेशन या रूरलाइजेशन। 1900 बीसीई के बाद मैच्योर फेज यानी अर्बन खत्म हुआ और लेट हड़प्पन फेज शुरू हुआ। बड़े शहर जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा अबैंडन हो गए। लोग माइग्रेशन करके ईस्ट यानी गंगा यमुना दोआब और साउथ यानी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ चले गए। शहर छूट गए पर गांव बस गए। इस फेज में अर्बन फीचर्स गायब हो गए। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स नहीं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं। लाइफ सिंपल और लोकलाइज्ड हो गई। नए रीजनल कल्चर्स इमर्ज हुए, जैसे पंजाब में सिमिट्री एच कल्चर और गैंजेटिक दोआब में ओकर कलर्ड पॉटरी यानी ओसीपी कल्चर। सिमिट्री एच में हम नए बरियल कस्टम्स देखते हैं। अर्न्स यानी मटकों पर पेंटेड मोटिव्स, जैसे पीकॉक्स जिनके पेट में छोटे ह्यूमंस हैं। ये शायद सोल ट्रांसपोर्ट का नया बिलीफ था, जो पुराने हड़प्पन बिलीफ से अलग था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिक्लाइन इज नॉट डेथ। कल्चरल एलिमेंट्स सर्वाइव कर गए। खेती के तरीके, प्लाव, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, पॉटरी व्हील और बीड मेकिंग की टेक्निक्स, ये सब विलेजेस में जिंदा रहा। यही टेक्नोलॉजीज और ट्रेडिशंस बाद में आने वाली चाल्कोलिथिक और आयरन एज कल्चर्स का बेस बनी। जो आज हम इंडिया में देखते हैं, माथा टेकना, पीपल पूजना, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, इनकी रूट्स वहीं से हैं। अर्बन स्ट्रक्चर यानी हार्डवेयर कोलैप्स हो गया, लेकिन कल्चरल डीएनए यानी सॉफ्टवेयर सर्वाइव कर गया और ट्रांसफॉर्म हो गया। इसीलिए हम इसे कल्चरल कंटिन्यूटी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, वो बस बदल गई और इंडियन सिविलाइजेशन की नींव यानी सबस्ट्रेटम बन गई। सोचो कितनी पावरफुल लेगेसी है ये। समझ आया पूरा फ्लो?